को अमेरिका वर्सेस ईरान के बारे में पढ़ना। विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण पड़ाव में यह है अमेरिका वर्सेस ईरान की घटना। इसका प्रभाव तो आजकल यही है कि किसी भी समाचार पत्र को देखेंगे, किसी भी चैनल को देखेंगे तो अमेरिका वर्सेस ईरान की घटना नजर आएगी। अब ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रही है रस्साकसी का ये खेल, आज हम लोग इस छोटे से क्लासेस में इसको देखेंगे क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। वैसे एक खंड में स्टार्ट होने वाला नहीं है, यह एक खंड में समाप्त भी नहीं होगा, तो 3 खंड आएंगे, लेकिन क्योंकि समसामयिकी के अंतर्गत है तो इसमें चलता रहेगा, क्लासेस चलते रहेगी। जैसे घटनाएं बढ़ेगी, घटनाओं का परिप्रेक्ष्य बढ़ेगा और उसके दृष्टिकोण बढ़ेंगे, परिणाम होगा, परिणाम घटनाओं के परिणाम होंगे, परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा, बहुत तरह की चीजें होगी। क्योंकि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इसमें एंगेज होगा, यहाँ पर चीजों को समझना है। सबसे पहले ईरान के बारे में जानने के बाद, ईरान के बारे में कुछ भी जानने से पहले इसको आप समझ लें कि ईरान में मूल रूप से पारसी धर्म था, मूल रूप से पारसी धर्म था ईरान में। और बाद में इसमें आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तो उसके फलस्वरूप पारसी धर्म यहाँ से गायब हुआ और बाद कालांतर में मुसलमान धर्म यहाँ पर, मुस्लिम धर्म जिसको कहा जाए, मुस्लिम धर्म यहाँ पर पनपा। लोगों, लाखों की संख्या में लोग कन्वर्ट कर गए, मुस्लिम धर्म को मान लिया और वहीं से पारसी भाग करके भारतवर्ष में आए। पारसी भारतवर्ष में जो आज आए हैं वो ईरान से ही आए थे। आज पारसी धर्म जो कभी ईरान की भूमि का मुख्य धर्म था, आज पारसियों की संख्या ईरान में नहीं के बराबर है। इस चीज को समझने, और पारसियों की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो जिंद अवेस्ता इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारे तत्वों को समान रूप से देखा जा सकता है। तो आप जिंद अवस्था की प्राचीनता को भी समझ रहे हैं और उस कालखंड में भारत में जो आर्य थे उनका क्या संबंध था पारसियों के साथ, इसका भी चर्चा इसमें हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे मुस्लिमों की 2 शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। तो ईरान में शिया शाखा थे, इसको ध्यान रखना, ईरान में शिया शाखा। और उसके बाद ईरान के बाद जो शिया बहुमत में कहीं कहीं है, तो मुख्य रूप से 2 राष्ट्रों में है, एक इराक में और एक बहरीन में। इराक और बहरीन ये बहुमत है। शिया यहाँ पर प्रमुखता से धर्म है, मुसलमानों की एक शाखा शिया है। मुसलमानों की प्रमुखता से 2 शाखाएं होती है, शिया और सुन्नी। तो उसमें शिया जो एक संप्रदाय के तौर पर है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत है, तो वो ईरान में प्रमुखता से है, यहाँ पर ध्यान रखना। और इराक में भी है, बहरीन में भी। बाकी मुस्लिम जो कंट्री है उसमें सुन्नी धर्म की प्रमुखता है, सुन्नी की। मुसलमानों के अंतर्गत सुन्नी जो संप्रदाय है वो अन्य में मिलेगा। अब ईरान के जरा भौगोलिक संदर्भ को देखें, ईरान की जो उपस्थिति है उसको देखें। तो ईरान है हमारा, ईरान के उत्तर में जो देश आपके पास, ईरान के उत्तर में जो देश होंगे, ईरान के उत्तर में देश, ईरान के उत्तर में अगर देश की बात करेंगे तो अजरबैजान आएगा, अजरबैजान आ जाएगा, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि देश इसके ऊपर में आ जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान ईरान के उत्तर में ये देश है। अजरबैजान और आर्मेनिया की अपनी कहानी है, इसको भी आप लोग समझेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो संघर्षों को पढ़ेंगे। अभी भारत और आर्मेनिया के बीच में अच्छा संबंध है, हमारे बहुत सारे शस्त्रों के जो भंडार है वो आर्मेनिया में है और अजरबैजान के बीच में लड़ाई भी चलती है। अभी आकाश की जो मिसाइल सिस्टम है वो आर्मेनिया को दी गई है, दोनों के बीच में भी चलता रहता है। अब इसके बीच में देखेंगे कि ईरान के पूरब में जब जाएंगे तो मुख्य रूप से आपको 2 देश नजर आएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आप जब प्राचीन काल में जाएंगे तो आज का जो पाकिस्तान है वहां पर उत्तरी पश्चिमी भारत मूल रूप से था और इसलिए दोनों की सीमाएं भी मिलती थी। तो ईरान कभी भी भारत के अधीन राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रहा, लेकिन दोनों सभ्यताएं, भारत की प्राचीन सभ्यता और ईरान की प्राचीन सभ्यताएं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रही। दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंध थे और हजारों वर्षों तक दोनों के बीच में संबंध रहे।
अब जब ईरान के हम दक्षिण में जाते हैं तो मुख्य रूप से अरब सागर का निक्षेप है यहाँ पर, जिसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, फारस की खाड़ी। अब ये जानते हैं कि अगर भारत से आप चलेंगे तो भारत से पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर जाते हैं आप, तो आपके पास में दो विकल्प, एक जम्मू कश्मीर से हिमालय रेखा को पार करते हुए, दूसरी बात क्योंकि वहां पर दुर्गम पहाड़ियां हैं तो आप इस तरह का एक रूट ले सकते हैं ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान को बाईपास करते हैं। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से खाड़ी में हमने एक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम किया, चाबहार प्रोजेक्ट। तो ईरान में भारतीय हित को समझेंगे तो उसमें सबसे पहले समझ लेंगे कि ईरान का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है चाबहार, जो भारत के द्वारा विकसित हो रहा है और भारत वर्ष में उसने कम से कम 4000 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस भी कर दिया है, 4000 करोड़ का। और ईरान के बाद जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक बंदरगाह बहुत ही ज्यादा विकसित हो रहा है, ग्वादर बंदरगाह, जो चीन के सहयोग से विकसित हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक प्रोजेक्ट है CPEC, इसको देखेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। इसका विस्तृत अगर आप फुल फॉर्म अगर नोट करना चाहें, ये बनेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अभी कैसे हैं आपको पता है। आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे रिश्ते रहे 1947 ईस्वी के बाद, उस कालखंड में आप देखेंगे तो परस्पर अविश्वास और युद्ध, ये दो चीज आपको प्रमुखता से दिख जाएगी। तो अविश्वास भी रहा है दोनों के बीच में और युद्ध के कई घटनाएं भी हुई है, खासकर आप 1967, 1971 और हाल फिलहाल का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करती है, इसमें एक अल्लाह सबसे प्रमुख केंद्र है, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है अल्लाह के बाद अमेरिका और उसके बाद आर्मी। क्योंकि विश्व में कहा जाता है कि विश्व में हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास देश है। तो हम पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संदर्भ में उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी तो हमारा मुद्दा भारत और ईरान का रहा। तो हम ये दिखला रहे थे आपको, जो ग्वादर बंदरगाह चीन के द्वारा पाकिस्तान में विकसित किया जा रहा है, तो ग्वादर बंदरगाह से पश्चिम में हमने चाबहार प्रोजेक्ट, चाबहार जो बंदरगाह है भारत ने ईरान में विकसित किया। तो ईरान में किसी भी प्रकार का राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक असंतुलन भारत के हितों को, और भारत के हितों को ही नहीं, पूरे सेंट्रल एशिया जो है उसकी नीति को प्रभावित कर सकता है। ये देखें तो ईरान के, आपने देखा ईरान के उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे देश हैं। ईरान के आपने देखा पूर्व में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान जैसे देश हैं। और ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी वस्तुतः अरब सागर का है, जो यहाँ पर अरब सागर है भारतवर्ष में, अरब सागर का ही एक भाग है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हिंद महासागर, ये भारत है आपका, तो ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में भारत एक नुकीली रेखा के तौर पर स्थित, स्थल ही इसमें अंदर आया है। तो हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा इस हिस्से में है उसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और बंगाल की खाड़ी पूर्वी हिस्सा है, तो पश्चिमी है अरब सागर, और अरब सागर का ही एक निक्षेप फारस की खाड़ी के तौर पर है ईरान के दक्षिण, ईरान के दक्षिण। जब ईरान की हम बात करेंगे और ईरान के दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ और चीजों को आप लोगों को देखना है कि ईरान के पश्चिम में और क्या क्या है। तो ईरान यहाँ पर हमने देखा, तो ईरान के दक्षिण में तो आपने देखा फारस की खाड़ी, लेकिन फारस की खाड़ी अरब सागर का चूंकि निक्षेप है, तो अरब सागर की तरह चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पर अन्य देश भी हैं। जिन देशों में आप प्रमुखता से 3 देशों का नाम ले सकते हैं, एक हम लोग नाम लेंगे यहाँ पर सऊदी अरब का नाम ले सकते हैं, सऊदी अरब जिसको बोलते हैं, और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का नाम ले सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पर एक तीसरे देश, यहाँ पर ओमान का भी हम नाम लेंगे। ये 3 देश वहां पर मिलते हैं। जब हम ईरान के पश्चिमी हिस्से में जाते हैं, तो ईरान के पश्चिमी हिस्सों में 2-3 देशों का नाम आप प्रमुखता से लेंगे, एक इराक का नाम लेंगे, और एक पश्चिमी हिस्से में आप तुर्की का नाम लेना न भूलें। मतलब ईरान की
भौगोलिक स्थिति को आपने समझ लिया, ईरान की भौगोलिक स्थिति कैसे। अब ईरान के साथ ही घटना, आप ईरान के इतिहास की मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप यहां से समझेंगे कि 1979 ईस्वी में ईरान में एक क्रांति हुई। ईरान में एक क्रांति हुई। संसार की महान क्रांतियों में से ईरान की इस क्रांति का नाम, संसार की महान क्रांतियों, ईरान का इस क्रांति का नाम। संसार की जो महान क्रांतियों में तो प्रभावी क्रांति कही जाती है तो फ्रांस की क्रांति कही जाती है, फिर रूस की क्रांति है, फिर 1979 में ईरान की क्रांति हुई थी। वो अभी एक महत्वपूर्ण क्रांति ईरान संसार की क्रांतियों के इतिहास में इसको प्रमुखता से देखा जाता है। अब ईरान में जो सत्ताएं हैं उसको देखेंगे। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी है तो भारतीय इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास में। उस खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था खलीफा के पद को मेंटेन करना, खिलाफत आंदोलन। और ये मूल रूप से तुर्की का था, और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण कर दिया। तो आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव ईरान पर भी पड़ा। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव ईरान पर पड़ा। आज तुर्की, आज इस्लामिक वर्ल्ड में आप उसको तुर्की को अगर देखेंगे तो तुर्की की चूंकि मानसिकता थोड़ा बहुत भारत के विरोध में है, लेकिन चीजों पर हम न जाएं तो आज भी देखेंगे कि नाटो का वह अकेला सदस्य है जो इस्लामी जगत से, नाटो का। और नाटो विश्व की प्रमुख रूप से एक सैन्य संगठन, तो नाटो का इकलौता सदस्य है जो वह मुस्लिम वर्ल्ड से है, इसको ध्यान रखना है। और सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है कि तुर्की नाटो में रहने के बावजूद भी सोवियत रूस के साथ वर्तमान में अपने संबंधों को मजबूत करता है विभिन्न प्रकारों से। इसके पीछे में तुर्की की भौगोलिक स्थिति है, इसके पीछे में तुर्की की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है। हम इन सारी चीजों पर नहीं जाएंगे, हम ईरान पर जाएंगे। तो वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में आधुनिकीकरण किया, तो उसका प्रभाव ईरान पर भी पड़ा। और ईरान में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई। ईरान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ईरान में हुई। अब ईरान में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुए, ईरान में कई प्रकार के सत्ता परिवर्तनों से बीच के कालखंड में भी हुए हैं। मैं उन सारी चीजों पर न जाकर के आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ईरान में कैसे क्या घटना 1979 के बाद हुई। रजा शाह पहलवी वहां पर थे। रजा शाह पहलवी के समय में 3 प्रकार की घटनाएं हुई। आर्थिक स्थिति गिरी, लोगों की गिरावट हुई। जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध नकारात्मक स्तर तक पहुंच चुके थे। तो राजा शाह पहलवी को यहां से, ईरान से 1979 में निर्वासित होना पड़ा। लंबी छुट्टी पर चले गए और अमेरिका चले गए। अमेरिका, ये ध्यान रखना, राजा शाह पहलवी अमेरिका चले। और यहां पर ईरान में जो उससे पहले आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थी, उस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इस्लामिक, जो मूल रूप से इस्लामिक धर्म के समर्थक थे, सामान्य भाषा में कट्टर भी कहा जाए, तो उनका ग्रुप, उनका जो समूह था बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और इस प्रभावी समूह ने राहतुल्लाह खुमैनी जो मूल रूप से पेरिस में रहते थे, राहतुल्लाह खुमैनी, इसको प्रमुख रूप से राहतुल्लाह खुमैनी जो मूल रूप से पेरिस में थे। आप ये समझें कि कहां थे ये? पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में थे। मूल रूप से पेरिस से इन्हें बुला करके ईरान का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, सर्वोच्च नेता। अब ईरान की व्यवस्था में 2 प्रकार के परिवर्तन है। पहले से परिवर्तन को देखेंगे कि ईरान में राष्ट्रपति प्रणाली भी है जिसमें निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति प्रणाली, ईरान के राष्ट्रपति प्रणाली को देखेंगे जिसमें निर्वाचन होता है।
लेकिन ईरान में एक सर्वोच्च नेता का पद होता है, क्योंकि ईरान को 1979 में इस्लामी गणतंत्र साबित घोषित कर दिया गया। इस्लामी गणतंत्र ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। आप जब मुस्लिम वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे अभी भी बहुत सारे देशों में गणतांत्रिक प्रणाली डेवलप नहीं है, बहुत सारे देशों में। लेकिन अभी भी कुछ देशों में अमीर शासन करते हैं जो प्रमुख देश माने जाते हैं। लेकिन खैर, इस्लामी गणतांत्रिक प्रणाली को 1979 ईस्वी में ईरान ने स्वीकार किया और वहां पर गणतंत्र के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद बनाए गए और इस्लामी शासन के तौर पर ईरान में एक सर्वोच्च नेता का पद बनाया गया। अब ये समझेंगे कि सत्ता का जो पद था, सत्ता के जो केंद्र थे, दो जगह पर चले गए और क्योंकि इस्लामी मॉडल से शासन रहा था तो आप ये समझेंगे कि ईरान के सर्वोच्च नेता अब ईरान की राजनीति को भी निर्धारित करते थे और ईरान की आंतरिक नीति को निर्धारित करते थे और ईरान के जो संबंध होंगे, ईरानियों की जो मानसिकता होगी, ईरानियों का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, इसको भी निर्धारित करने की प्रभावीपूर्ण स्थिति में थे। ये राहतुल्लाह खुमैनी 1979 में तो क्रांति हुई, उसके बाद इन्होंने शासन किया लगभग 1989 तक। इसके बाद अयातुल्लाह अली खुमानी, अयातुल्लाह अली खुमैनी, इसको ध्यान रखिए, अयातुल्लाह अली खुमैनी को ईरान का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता, मतलब धार्मिक नेता बनाया गया। अब ये ईरान के अभी सबसे बड़े नेता है, क्योंकि दूसरा का मतलब पहला ये थे रायतुल्लाह खुमैनी और दूसरा है अयतुल्लाह अली खुमैनी। इसको ध्यान रखना। तो अभी जो आप लोग कभी कभी टीवी में एक बुजुर्ग व्यक्ति का तस्वीर देखते होंगे, दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो समझ लेंगे कि खुमैनी साहब है, अयतुल्लाह अली खुमैनी। अब ऐसा नहीं कि हर दाढ़ी वाले को आप खुमैनी साहब ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि उनको समझेंगे, आप उनके बारे में सावधानी भी रखेंगे, क्योंकि किसी की भावना इत्यादि पर प्रस्तुति नहीं आनी चाहिए। अयतुल्लाह अली खुमैनी के सर्वोच्च नेता है, जहाँ का सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता है वो ईरान की सबसे बड़ी आगे शीत का दौर चला और शीत युद्ध के दौर में अमेरिका दक्षिण एशिया ही नहीं, सेंट्रल एशिया की राजनीति में प्रभावीपूर्ण स्थिति में विभिन्न प्रकार के संगठनों से आया। सेंट्रल एशिया और पश्चिमी एशिया, इस दोनों में भी आप मान लेंगे। अब इसको जरा बतलाते कैसे कैसे है। सेंट्रल एशिया में या एशिया की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में अमेरिका ने सिएटो एवं सेंटो जैसे संगठन बनाए, सिएटो एवं सेंटो जैसे संगठन बनाए। यद्यपि भारत इसमें किसी का भी सदस्य नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इसमें मेंबर था, ध्यान रखना। अब यहां पर देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में एक नाटकीय परिवर्तन आया। वो नाटकीय परिवर्तन था इजराइल का उदय। इजराइल का उदय दुनिया के अधिकांश यहूदियों को एक जगह व्यवस्थित किया गया था, जो इजराइल देश बना 1949 के बाद, जिसको अमेरिका ने मान्यता दी। और ये फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है आज का, उस फिलिस्तीन के या उस जमीन पर वहां पर बना। आप ये समझेंगे इजराइल का उदय हो गया। अब इजराइल के उदय को अरब कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम लोग ईरान पर आ रहे हैं, इजराइल के उदय को बर्दाश्त नहीं कर पाए, कम से कम अरब देश। तो 1979 से पहले, क्योंकि ईरान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थी और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संभवतः लोग पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण मानते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को लोग पर्यायवाची तौर पर यही मानते हैं, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण। तो 1979 से पहले
ईरान और इजराइल इस दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही सर्वोच्च नेता का पद बना, इस दोस्ती को कोल्ड बस्ते में डाला चला गया। तो पहले राहतुल्लाह अली खुमैनी थे, उसके बाद अयतुल्लाह अली खुमैनी आए। तो अयतुल्लाह अली खुमैनी के संबंध में ईरान और इजराइल के संबंध, ईरान और इजराइल इस दोनों के ही संबंध क्रमशः निचले स्तर पर गिरते चले गए। अब घटना यहां तक घट गई कि एक बार अयतुल्लाह अली खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान कह दिया, बड़ा शैतान, और इजराइल को छोटा शैतान। अब यहां पर समझना है, क्या यह सोची समझी राजनीति थी या धार्मिक स्तर पर कारण या कुछ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसको देखें। देखिए, जब इजराइल ने अरब कंट्रीज को पराजित कर दिया, कई युद्धों में अरब इजराइल युद्ध हुए, इसमें की पराजित कर दिया अरब कंट्रीज को, तो मुस्लिम वर्ल्ड में, विशेषकर मुस्लिम वर्ल्ड में एक नेतृत्व की जगह की तलाश हुई। नेतृत्व की जगह, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। और इसमें ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश प्रमुखता से उभरे। आज भी ये समस्या है मुस्लिम वर्ल्ड में, आज भी मुस्लिम वर्ल्ड की समस्या है कि मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व कौन करेगा, ये अंतः संबंध आज भी उलझे हुए हैं। तुर्की कभी अपने आप को तुर्की कट्टर मुस्लिम बनाने का प्रयास करता है, कश्मीर की संदर्भ में आप देखेंगे। कभी मुसलमानों एक हो जाओ, इस तरह की चीजें राजनीति में होती रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी ये होता है। आप भारत के खिलाफ कई बार इस तरह के प्रस्ताव, ओपेक की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि गल्फ कंट्रीज है उसके द्वारा भी प्रस्तुत हुआ है, और जो मुस्लिम देशों का संगठन है उसके द्वारा भी इस तरह की चीजें आई है। जबकि आप देखेंगे कि संसार में इंडोनेशिया को छोड़कर सबसे ज्यादा मुस्लिम अपने देश में, इंडोनेशिया को छोड़कर, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए कश्मीर के संदर्भ में या अल्पसंख्यकों की स्थिति पर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इन देशों के बीच टकराहट की स्थिति मुस्लिम देशों के नेतृत्व को होता रहता था। अब यहां पर ध्यान रखेंगे दो तीन चीजों को, कि तुर्की चूंकि नाटो में है, सऊदी अरब देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी, अरब गल्फ कंट्रीज के साथ लगभग में अमेरिका के संबंध अच्छे रहे। अमेरिका उसका बहुत बड़ा हितधारक रहा उस क्षेत्र का। और ईरान में प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है, तो एक बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सिस ऑफ एविल्स, बुराइयों की धुरी शब्द का प्रयोग किया था। और एक्सिस ऑफ एविल्स में उन्होंने कई राष्ट्रों को संबोधित किया था। उन राष्ट्रों में सबसे पहला नाम उन्होंने ईरान का लिया था, लीबिया का लिया था और नॉर्थ कोरिया का लिया था। यह ध्यान रखना है, इसको एक्सिस ऑफ एविल्स कहते हैं, एक्सिस ऑफ एविल्स। अब यहां पर देखेंगे कि अयतुल्लाह अली खुमैनी अमेरिका को कहते थे बड़ा शैतान, और यहां पर एक्सिस ऑफ एविल्स के अंतर्गत ईरान को रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते अत्यधिक कड़वे होने लगे। 1979 से पहले ये रिश्ते अत्यधिक कठोर नहीं, लेकिन उसके बाद ईरान के साथ एक और जब रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका ने प्रतिबंधों की बरसात कर दी। रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका ने प्रतिबंधों की बरसात कर दी, प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए। अब प्रतिबंध लगाएंगे तो तेल निर्यात प्रभावित हुआ,
तेल निर्यात प्रभावित हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो अन्य चीजों के थे वो प्रभावित होने लगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होने लगा, तकनीकों का अभाव होने लगा, तकनीकों का अभाव होने लगा। अब इसके बाद अमेरिका ने जब प्रतिबंधों की बरसात कर दे तो ईरान में क्योंकि सर्वोच्च नेता महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण नेता है और वह धार्मिक दृष्टिकोण से है, तो अमेरिका के प्रति और नफरत बढ़ने लगी। अब इसके बाद ईरान की एक शत्रु की महत्वाकांक्षा बढ़ी और ईरान ने न्यूक्लियर अस्त्रों का प्रयोग किया, न्यूक्लियर अस्त्र बनाने का सोचा, न्यूक्लियर अस्त्र आप इसको समझ सकते हैं, परमाणु बम बनाने का शब्द, परमाणु बम बनाने का शब्द। भारत के साथ ईरान का व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छा संबंध रहा है, लेकिन परमाणु बम बनाने पर जब यूएन में प्रस्ताव डाला गया तो भारत ने ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षा के विरोध में अपना मतदान किया, क्योंकि एशिया का जो यह जोन है, यह एशिया के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि भारत के पास परमाणु बम, पाकिस्तान के पास है परमाणु बम, चीन के पास है परमाणु बम, रूस के पास है परमाणु बम, तो वास्तव में यह क्षेत्र परमाणु बमों पर ही टिका हुआ है। विश्व के अन्य देशों में, अन्य भूभाग में जब आप जाते हैं तो इस तरह की चीजों को नहीं देखेंगे। यूरोप में सिर्फ 2 देशों के पास परमाणु बम है, फ्रांस और इंग्लैंड के पास। अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका, अब दोनों महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास में परमाणु बम है। लेकिन एशिया की जब इस जोड़ में आते हैं तो आप देखते हैं कि प्रमुख देश राष्ट्रों के बीच में है। तो अब भारत नहीं चाहता था, कम से कम जो भी मैटर हो या पश्चिमी मीडिया का दबाव हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास हो, तो भारत ने भी इसके खिलाफ मतदान किया। अब अमेरिका का एक सदाबहार दोस्त इजराइल है। इजराइल और ईरान के संबंध अत्यंत निम्नतर स्तर पर है। ईरान इजराइल को दुश्मन नंबर 1 मानता है अमेरिका के बाद। तो अब यहां पर देखेंगे क्या इजराइल परमाणु बम बनाने की इसकी जो महत्वाकांक्षा है ईरान, इसको वह स्वीकार करेगा। तो पश्चिमी देशों के साथ ईरान की कई वार्तालाप हुई, जिसमें कि अमेरिका भी था, जिसको कि कई वार्ताएं हुई, कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन दोनों ही तरफ से वार्ता के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। तो सकारात्मक परिणाम नहीं निकले, इस वार्ता को रद्द कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो इसको रद्द करके दिया गया। अब वार्ता, उम्मीद करते हैं कि वार्ता पूरा एक बार पटड़ी पर आएगी। तो परमाणु बम बनाने का ईरान की महत्वाकांक्षा। अब इजराइल में एक आतंकवादी घटना हुई और इजराइल को ने उसके बाद गाजा पर हमले किए हमास के संदर्भ में। उसने हमास के संदर्भ में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह हमला हमास के पूर्णतः उन्मूलन के बाद ही रुकेगा, मतलब हमास को खत्म करने के बाद ही यह हमला रुकेगा। और जब हमास पर हमला अंतिम चरण पर पहुंचा तो इजराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया। इससे पहले इजराइल के द्वारा विभिन्न प्रकार के हमले ईरान पर और ईरान के द्वारा विभिन्न प्रकार के हमले इजराइल पर किए गए, लेकिन वो कूटनीतिक हमले थे। इजराइल के द्वारा, ईरान के द्वारा जो अन्य परमाणु समूह के अन्य आतंकवादी समूहों को या मिलिशिया दस्तों को बढ़ावा देने की बात चल रही थी, वो चल रही थी। लेकिन इसके बाद ये खुला एक बार हमला हुआ, इजराइल ने ईरान पर किया। ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी लगभग में 2500 किलोमीटर रेंज की है। तो इसको समझेंगे कि 2500 किलोमीटर रेंज की है, आप इसको समझेंगे। और ईरान आज ड्रोन भी बहुत अधिक रखता है, ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, मतलब मिसाइल और ड्रोन इसके पास तक नहीं है। तो इजराइल और ईरान अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इजराइल के कुछ हिस्से प्रभावित हो जाएंगे, इस मिसाइल से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका लगभग में ईरान से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है, 11,000 किलोमीटर की दूरी पर। तो किसी भी प्रकार का ईरानी रिटेलिएशन, मतलब ईरान पर जो अमेरिका को कुछ करना चाहे
तो संभव नहीं है ईरान। हाँ, अमेरिकी जो उपस्थिति है ईरान के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में, तो ईरान वहां पर हमला कर सकता है। ईरान केवल वही काम कर सकता है, लेकिन वह अमेरिका की भूमि पर मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से हमला करने की स्थिति में नहीं। अब इसी क्रम में एक घटना नाटकीय रूप से घटे कि ईरान के परमाणु स्थल पर अमेरिकी F-22 और F-35 बम वर्षकों ने या उसके जो हमला कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के कार्यकाल में हमला कर दिया। और कहा गया इस हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म करना था। ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म करना। यद्यपि यह आलोचना का विषय है कि क्षमता कम हुई नहीं हुई, इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका भी एक स्टेटमेंट इस संदर्भ में है। ईरान कम से कम परमाणु बम फिलहाल बनाने की स्थिति में नहीं है, यानी कि वह कुछ अपने समय से पीछे चला गया। निष्कर्षतः वार्ता के लिए समय बनाने की एक संभावना बन जाती है कि वार्ता हो जाए, लेकिन अमेरिका द्वारा यह हमला, ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना, लेकिन चूंकि ईरान के पास जो प्रत्याक्रमण होगा उसके सीमित विकल्प हैं, खैर कूटनीतिक चैनलों से यह हमला रुका। इसी बीच में दुनिया फंसी हुई है, दुनिया के देश रूस और यूक्रेन के युद्ध में। रूस और यूक्रेन के युद्ध में यहाँ युद्ध 3 साल से चल रहा है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि ईरान रूस को गोला बारूद या अन्य चीजों को सप्लाई कर रहा है, ड्रोन के सप्लाई कर रहा है। तो इस जटिल परिस्थितियों में एक बार पुनः डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नीतियों को चालू कर दिया। उसमें ईरान की जो नीतियां थी, ईरान को अस्थिर करने की नीतियां, और उसके पीछे में आप केवल डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की नीतियों को नहीं मानेंगे, क्योंकि ईरान के पास में अपनी कुछ समस्याएं हैं जिसको इस एंगल से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे कि ईरान के पास में अपनी 2-3 चीजें हैं अभी वर्तमान में। ईरानी मुद्रा रियाल वर्तमान में सबसे निम्नतम स्तर तक पहुंच चुकी है। ईरान की मुद्रा है रियाल, जो वर्तमान में सबसे निम्नतम स्तर तक पहुंच चुकी है। महंगाई की चरम स्थिति है। मुद्रा के मूल्य में कमी होने का मतलब महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाना। तो महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी और भूखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है, और वैश्विक राजनीति के अन्य केंद्र भी प्रभावित करते ही रहे। इन्हीं सब कारणों से अभी ईरान में एक विद्रोह जैसे, या ईरान में एक आंतरिक अशांति जो कह दे, एक प्रबल लेवल पर है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनका एक ट्वीट आया था कि आंदोलनकारियों, आप लोग आंदोलन करते रहे, आपकी मदद रास्ते में। तो वो आंदोलनकारियों को सीमित नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर इनका उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो ईरान में होने वाला सत्ता परिवर्तन क्या ईरानियों के द्वारा होगा, या अमेरिका के महत्वाकांक्षा के अनुरूप होगा, या अमेरिका के जो अन्य सहयोगी देश है उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप होगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। भारत जैसी सक्रिय शक्तियां इसमें ही धारक बनेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो चिंतक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, चिंतक, उनके लिए एक महत्वपूर्ण पल बनेगा। चलिए आज की क्लासेस में इतना ही, फिर कल इसी पर हम लोग बात करेंगे।